हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़ टारगेट 2024 के तहत 2019 के पीवाईक्यू हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। यदि आप लोगों ने इससे पहले हिस्ट्री के पहला लेक्चर 2018 का पीवाईक्यू नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा, क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन उन टॉपिकों से रिलेटेड है जो इससे पहले पूछे जा चुका है। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने हमारा पॉलिटी का सीरीज़ नहीं देखा हो तो आप पीवाईक्यू पॉलिटी का सीरीज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है। अभिकथन ए, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य की मुद्रा को विनियमित करने का प्रयास किया है। दूसरा कारण लिखा गया है कि शेरशाह की मुद्रा की तरह अकबर के समय का मुख्य तांबे का सिक्का दाम था। आपको यहाँ पे नीचे बताए गए हैं कि ए और आर दोनों कथन सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे कथन में ए और आर दोनों सत्य है लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। तो सबसे पहले हम जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है। ये आप शेरशाह सूरी है, ठीक है, ताकि आपको इमेज से याद रहेगा। शेरशाह सूरी ने रुपया का मानकीकरण किया जिसका वज़न 180 ग्रेन था या 11 ग्राम चांदी था। उसने राज्य की मुद्रा को विनियमित करने का प्रयास किया। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य की मुद्रा को विनियमित करने का भी प्रयास किया था। तो ये कथन अपने आप में सही हो जाएगा। आर असत्य है। हालांकि यह सच है कि दाम नामक सिक्के का तांबे का सिक्का अकबर के समय प्रमुख था। ठीक है। तो दाम नामक तांबे का सिक्का अकबर के समय तो प्रमुख था, इसे शेरशाह सूरी के द्वारा पेश नहीं किया गया था। और यह कहना सही ही नहीं है कि यह शेरशाह सूरी के मुद्रा प्रणाली का सिक्का था। शेरशाह चांदी के रुपये की शुरुआत के लिए अधिक रूप से प्रसिद्ध है। तो हम यह जानते हैं कि रुपया जो है वो शेरशाह सूरी के समय एक प्रकार से चांदी का सिक्का था। तो यहाँ पे ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। अब यहाँ पे शेरशाह सूरी के बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। तो शेरशाह सूरी, जिसका जन्म फरीद खान के रूप में हुआ था, वह भारत में सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि सूरी वंश का संस्थापक भारत में कौन था, तो वो शेरशाह सूरी था। जिसकी राजधानी कौन सी थी? सासाराम थी। सासाराम बिहार में है। उन्होंने रुपया मुद्रा शुरू की और सूरत के शेर शाह ने 1540 में मुग़ल साम्राज्य पर भी कब्जा कर लिया। शेर शाह का प्रशासन कैसा था? तो शेर शाह सूर्यवंश का संस्थापक था। उसका मूल नाम फरीद था। वह बिहार के सासाराम के जागीरदार हसन शाह के पुत्र था। ठीक है। बिहार में अफगान शासन के दौरान उसकी बहादुरी के लिए उन्हें शेर खान की उपाधि प्राप्त हुई थी। शेरशाह सूरी की विजय में बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब और सिंध शामिल है। उनके साम्राज्य ने असम, गुजरात, कश्मीर और नेपाल को छोड़कर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यदि देखा जाए, यदि ये भारत का मैप बना रहे हैं हम, तो उसने देखा जाए तो ये असम वाला एरिया, ये गुजरात वाला एरिया, ये कश्मीर वाला एरिया और ये नेपाल वाले एरिया को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। यद्यपि उनका शासन केवल 5 वर्षों तक चला था, फिर भी उन्होंने एक उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया था। राजा को 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों की सहायता प्राप्त थी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि शेरशाह सूरी के समय मंत्री पदों पर किस प्रकार के व्यक्ति और पदनाम क्या था, ठीक है, तो एक पदनाम है दीवान ए वज़ारत। दीवान ए वज़ारत जो होता था वो बेसिकली होता था वज़ीर, और इसका मुख्य काम क्या था? यह राजस्व और वित्त का प्रभारी होता था। तो दीवान ए वज़ारत जो था वो शेरशाह सूरी के समय वज़ीर था और वह राजस्व और वित्त का प्रभारी था। दूसरा विभाग था दीवान ए आरिज। तो दीवान ए आरिज जो था वो सेना का प्रभारी था। ठीक है। अगला है दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत जो है वो विदेश मंत्री थे। एक है दीवान ए इंशा। दीवान ए इंशा जो है एक प्रकार से संचार मंत्री का पद है। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि आपको ये चारों ऑप्शन एक तरफ दे दे और एक तरफ इनकी जोड़ी मिलाने को दे दे या कालक्रम मिलाने को दे दे, या बोल दे कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो दीवान ए वज़ारत वज़ीर है जो राजस्व और वित्त का प्रभारी था। दीवान ए आरिज जो है वो सेना का प्रभारी होता था। दीवान ए रसालत जो था वो विदेश मंत्री होता था। दीवान ए इंशा जो है वो संचार मंत्री होता था। आगे इसमें बताया गया है कि प्रत्येक सरकार विभिन्न परगनों में विभाजित थी।
तो आपको यहाँ याद रखना है कि सरकार जो थी वो किस में विभक्त थी, वो थी परगनों में विभाजित थी। ठीक है, तो सरकार थी परगनों में और विभिन्न अधिकारियों के अधीन होती थी। एक अधिकारी होता था शिकदार, शिकदार जो था वो सैन्य अधिकारी होता था। एक होता था अमीन, अमीन जो था वो भू राजस्व से संबंधित था। एक होता था फोतेदार जो था कोषाध्यक्ष। एक था कारकुंस जो था लेखाकार। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये नाम और इनके अधिकारियों के क्या काम थे वो ध्यान रखना है, इनके क्या कर्तव्य थे। ठीक है, तो आप फिर से रिकेप कर लीजिए एक बार कि शिकदार जो था वो सैन्य अधिकारी था, अमीन जो था वो भू राजस्व से संबंधित था, फोतेदार जो था वो कोषाध्यक्ष था और कारकुंस जो था वो लेखाकार था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इकता विभिन्न प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी। तो हमारे जो इस समय शेरशाह सूरी के समय जो प्रशासन था वो प्रशासन की इकाई क्या थी, उन्हें इकता कहा जाता था। ठीक है, तो यदि पूछे कि इकता क्या था शेरशाह सूरी के समय, तो प्रशासन की इकाई थी। शेरशाह के अधीन भू राजस्व प्रशासन अच्छी तरह से संगठित था। भूमि सर्वेक्षण समझदारी से किया गया था। ठीक है, सभी कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन सी भूमि? एक थी अच्छी भूमि, एक थी मध्यम और एक थी खराब भूमि। राज्य के हिस्सा औसत उत्पादन का कितना होता था? 1/3 उत्पादन भाग लिया जाता था। इसका भुगतान नगद या फसल के रूप में किया जाता था। शेरशाह ने डैम नामक तांबे के सिक्के को शुरू किया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह सिक्का अपने कम मूल्य के कारण अंग्रेजी वाक्यांश डाई डोंट गिव अ डैम से संभावित स्रोतों में से एक है। उनके शासनकाल में पुलिस का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, जिसके कारण अपराध में कमी आई। ठीक है, शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी से घोड़ों पर दाग लगाने जैसे जो पद्धति थी उसको उधार लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो घोड़े पे दाग लगाने की प्रथा थी वो शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी से ली। शेरशाह ने 4 महत्वपूर्ण राजमार्गों का निर्माण किया। कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण राजमार्ग थे? एक है सोनारगांव से सिंध पहला, दूसरा है आगरा से ब्रह्मपुर, तीसरा है जोधपुर से चित्तौड़ और चौथा है लाहौर से मुल्तान। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सोनारगांव से सिंध की ओर, आगरा से ब्रह्मपुर की ओर, जोधपुर से चित्तौड़ की ओर और लाहौर से मुल्तान की ओर। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है नाम देकर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित लड़ाइयों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, और कोर्ट से सही उत्तर को चुनें। पहला लिखा था सारनूल की लड़ाई, बैटल ऑफ सारनूल। दूसरे नंबर पे था बैटल ऑफ बिलग्राम, तीसरा था बैटल ऑफ धर्मत और चौथा था बैटल ऑफ जजाऊ। ठीक है, तो आपको 4 चीज़ें ध्यान रखना है। अब इनका कालक्रम क्या है और क्या है, लड़ाइयाँ किनके बीच लड़ी गई, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली चर्चा है यहाँ पर बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध जो था वो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, किन किन के बीच लड़ा गया था? तो बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो देख रहे हैं आप शेरशाह सूरी से लगातार 2 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए, मतलब उससे रिलेट आसपास क्वेश्चन हो गए। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, यह उसका परिणाम प्राप्त हो गया। तो बिलग्राम का युद्ध कब हो गया, हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है कि कब हुआ है, 1540 ईस्वी में हुआ है। आगे है सरनाल का युद्ध। अब सरनाल का युद्ध कब कहाँ था? तो सरनाल है कहाँ? सरनाल है गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 ईस्वी में, मुगलों और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा के बीच हुआ था। ठीक है, तो सारनूल का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1572 में। किस किस के बीच हुआ था? मुगलों के बीच और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा के बीच हुआ था। ठीक है, अगला युद्ध महत्वपूर्ण है जो हुआ था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो हुआ था वो औरंगजेब और दारा सिखों के बीच हुआ था। ठीक है, आपने सुना होगा कि धर्मत का युद्ध जो था वो मुग़ल शासन में उत्तराधिकार और शाहजहाँ के बाद सियासन को लेकर था। तो शाहजहाँ के बाद सियासन के 2 उत्तरदायी थे, एक था औरंगजेब और एक था दारा शिकोह। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था, 1658 में हुआ था। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। अगला है जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ का युद्ध जिस प्रकार धर्मत का युद्ध शाहजहाँ के बाद हुआ था,
उसी प्रकार जजाऊ का युद्ध जो था वो बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, ये मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए निर्णायक संघर्ष था। आगरा के दक्षिण में यमुना नदी से थोड़ी सी दूर जजाऊ में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। ठीक है, तो क्या क्रम बनेगा? सबसे पहला आएगा बिलग्राम का युद्ध, सेकेंड। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? सारनूल का युद्ध। तीसरे नंबर पे आएगा धर्मत का युद्ध और चौथे नंबर पे आएगा जाजोम। मतलब आपका क्रम बनेगा 3-1 2-1 3-4 2-1 3-4। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख रहे हैं कौन सा। हठ योग का अभ्यास नाथपंथियों के द्वारा किया जाता था। दूसरा, हठ योग तकनीक को सूफियों ने भी अपनाया था। अब यदि बात की जाए हठ योग की, तो आपने यदि कबीर का नाम भी सुना हो तो कबीर भी एक प्रकार से हठ योगी पहले थे। ठीक है, वो हठ योग की साधना संबंधित कार्य करते थे। ये अत्यधिक कठिन तपस्या होती थी जिसमें आप अपनी इंद्री पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, मध्यकाल के दौरान नाथपंथी धार्मिक लोगों के एक समूह थे। उनका मानना था कि मुक्ति का मार्ग निराकार की प्राप्ति और ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, हठ शारीरिक योग मुद्राओं के अभ्यास को संदर्भित करता है। नाथपंथी के द्वारा हठ योग का अभ्यास किया गया था। तो नाथपंथी जो थे वो हठ योग में अभ्यास करते थे। ये प्रथाएं वैसी ही हैं जैसे सूफीवाद मंत्र और पवित्र नामों और वाक्यांशों के जप की ओर उन्मुख थे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे कि हठ योग का अभ्यास नाथपंथियों के द्वारा किया जाता था, तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि हठ योग तकनीक को सूफियों ने भी अपनाया था, तो ये कथन भी सही हो जाएगा क्योंकि लिखा है कि यह प्रथाएं वैसी ही है जैसे सूफीवाद मंत्र और पवित्र नामों वाक्यांशों के जप की ओर उन्मुख होते थे। तो यहाँ से आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। आगे बताया गया है कि नाथपंथियों के साथ सिद्धचरों योगियों की ऐसी ही मान्यताएं और प्रथाएं थी। वे भगवान में विश्वास करते थे लेकिन मंदिरों की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, आगे बताया गया है कि वे विश्व के पूर्ण त्याग में विश्वास करते थे। कौन? जो नाथपंथी होते थे वे। उन्होंने योगासनों और ध्यान के माध्यम से मन और शरीर को भी प्रशिक्षित किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एकता सिस्टम। पहला लिखा गया है कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहला लिखा गया है एकता एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी। एकता वॉज और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। दूसरा लिखा गया है सियासतनामा एकता प्रणाली के जानकारी का स्रोत था। सियासतनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एकता सिस्टम। तीसरा स्टेटमेंट है कि एकता से प्राप्त राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जमा किया जाता था। चौथा है एकता से एकत्र राजस्व से सैनिकों को बनाए रखने के लिए मुक्ति का सहायता दी जाती थी। तो यदि आपने एकता प्रणाली को अच्छे से पढ़ा हो तो एकता एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी, ये कथन सही है। सियासतनामा एकता प्रणाली के लिए जानकारी का स्रोत था, ये भी कथन सही है। एकता से प्राप्त राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जमा होता था, नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि उसे कुछ और नाम से जाना जाता था, वो हमें आगे देखेंगे। और एकता से एकत्र राजस्व से सैनिकों को बनाए रखने के लिए मुक्ति की सहायता दी जाती थी, तो ये कथन भी सही है। अब हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करते हैं कि एकता क्या है। ठीक है, एकता प्रणाली के तहत साम्राज्य की भूमि को कई बड़े और छोटे भूभागों में विभाजित किया गया था जिन्हें एकता कहा जाता था। ये एकता सैनिक और अधिकारियों रईसों को सौंपा जाता था। शुरुआत में एकता वेतन पर आधारित था। ठीक है, शुरुआत में नगद वेतन पर दिया जाता था। प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों की कृषि और भू राजस्व व्यवस्था के आधार पर दो नींव रखी गई, एक थी एकता और एक थी खराज। ठीक है, तो जो एकता होता था वो भू राजस्व का कार्य होता था। मतलब जैसे भू राजस्व जो जहाँ पे कलेक्ट करना है, एक एरिया है यहाँ से भू राजस्व कलेक्ट करना है, तो एकता जो होता था इस राजस्व को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो सैनिक या फिर जो भी व्यक्ति थे उसको एकतादार बनाया जाता था, वो इसका कलेक्ट करने का काम करता था। ठीक है, और जो खराज होती थी एक होता था खराज। खराज जो होता था वो एक प्रकार का भू राजस्व होता था, तो ये दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, तो एकता जो होता था वो एक प्रकार का भू राजस्व कलेक्शन करने का कार्य होता था, तो एक प्रकार का प्रशासनिक कार्य देखा जाए तो। लेकिन खराज जो होता था वो एक प्रकार का भू राजस्व होता था, एक प्रकार का कर होता था। ठीक है,
एकता प्रणाली ने देश को एक कृषि प्रणाली प्रदान की, जबकि शासक वर्ग के सदस्य को किसी भी क्षेत्र में कोई स्थायी लगाव के बिना आय प्राप्त हुई। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता था कि कोई एक्स क्षेत्र है और यहाँ पे दिल्ली में कोई राजा बैठा हुआ है मान के चलो, तो उसे यहाँ पे नहीं जाना है, नए क्षेत्र से कोई मतलब है। सिर्फ इस क्षेत्र पर जिसको अधिकार दिया गया है उसी का काम है कि वो टैक्स कलेक्शन करेगा, और यहाँ पर जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका बंटवारा जो होगा वो इसको कुछ भाग मिलेगा, और कुछ भाग जो होगा वो यहाँ के स्थानीय जो इक़्तिदार होता था उसको मिलता था। ठीक है, आगे बताया गया कि एकता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा संस्थागत बनाया गया, और बाद में यह व्यवस्था गुलाम वंश के तहत सल्तनत काल का मुख्य प्रशासन का आधार बन गई। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एकता क्या है, अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार फिर से आपको एग्जाम्पल क्या समझा देता हूँ। जैसे ये एक कोई सा क्षेत्र है, एक्स नाम है इसका, यहाँ पे दिल्ली में शासक बैठा हुआ है, तो ये अब यहाँ से सीधे कनेक्ट नहीं होगा बुरा जिसके लिए, इसको ये कि ये मेरे अधीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इक़्तिदार बैठा होगा इसके ऊपर, तो ये इक़्तिदार होगा या ये प्रकार का सैनिक अधिकारी होगा, तो इसके अंडर में ये एक क्षेत्र होगा। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से जो भी टैक्स कलेक्शन होगा, एक तो होता है खराज जो होता था वो होता था भू राजस्व, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से जो भी कलेक्शन हुआ उस कलेक्शन का कुछ परसेंटेज जो होगा वो यहाँ पे दिल्ली भेजेगा, और कुछ परसेंटेज जो होगा वो इसके पास जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एकता व्यवस्था। ठीक है, इसका उल्लेख जो है वो सियासतनामा में मिलता है। सियासतनामा निज़ाम अल मुल्क का सबसे प्रसिद्ध काम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कल को कि एकता व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो सियासतनामा में मिलता है। और सियासतनामा किसकी रचना है? निज़ाम उल मुल्क की रचना है। ठीक है, इसे फ़ारसी में लिखा गया है, 11वीं शताब्दी में इसको रचा गया था। मलिक शाह के अनुरोध के बाद सियासतनामा लिखा गया। उनके मंत्री सरकार, प्रशासन और राष्ट्र के सामने आने वाली परेशानियों पर किताबें पेश करते रहे। हालांकि निज़ामुल मुल्क द्वारा संकलित ग्रंथ अनुमोदन प्राप्त करने वाला एकमात्र था, परिणामस्वरूप राष्ट्र के संविधान का कानून बनाने के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो आपको नोट अच्छे से ध्यान करना है कि नोट लिखा हुआ है बीच में, एक तरफ है बुक्स और एक तरफ उनके राइटर्स दिए गए हैं। जैसे पहला है तबकात नासरी, तो उस पर सामने लिखा है मीनाज सिराज। दूसरा है तारिक ए फिरोज शाही, उसके नाम सामने लिखा है शम्स ए सुरजी अलीफ। तीसरा है तुगलक नामा, उसके सामने लिखा है इब्न बतूता। चौथा है हुमायूं नामा, उसके सामने लिखा है गुलबदन बेगम। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे सही है। तो तुगलक नामा तुगलकों की पुस्तक है, इसको अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला तुगलक नामा, ये गलत हो जाएगा। इब्न बतूता इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, अमीर खुसरो। और इब्न बतूता जो है इसकी बुक का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, दूसरा है जो तुगलक नामा, उसमें गियासुद्दीन तुगलक और अन्य तुगलक शासकों के शासनकाल के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बुक आपसे जो पूछी गई है वो है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी जो है उसके सामने मीनाज और सिराज लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। ये 1260 में पूरा किया गया था। तबकात ए नासरी में मीनाज और सिराज ने सुल्तान नासिरुद्दीन के नाम पर रखा गया है। यह फ़ारसी में लिखा गया है और इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास देता है। फिर एक ग्रंथ का नाम लिखा गया था तारीख़ फिरोज़ शाही। तारीख़ फिरोज़ शाही की रचना है जिसके रचनाकार है जियाउद्दीन बर्नी। वह एक ऐतिहासिक राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जियाउद्दीन जो बर्नी है वो किसके समकालीन था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक MBT और फिरोज़ शाह तुगलक FST के समकालीन था। और इसकी रचना का नाम क्या है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना का नाम है तारीख़ फिरोज़ शाही, जो तुगलक वंश के संबंधित शासन के बारे में जानकारी देती है। अगली रचना उसमें लिखी गई हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक मुग़ल सम्राट हुमायूं के जीवन काल में विस्तृत रूप से विवरण देती है। उन्होंने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर इसको लिखा था। तो तुगलक नामा जो है वो अमीर खुसरो की रचना है जिसमें गियासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। तबकात नासिरी मीनाज और सिराज की रचना है जिसमें सुल्तान नासिरुद्दीन के समय की जानकारी मिलती है। तारीख़ फिरोज़ शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और
फिरोज शाह तुगलक, जिसे तुगलक साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम की रचना है, जिसमें सम्राट हुमायूं के जीवन का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है जो मेडिवल इंडिया की, उसकी यहाँ पे स्पेशल रूप से लगा दिया गया है। जैसे ये आपने अभी देखा था तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज, ठीक है। एक है बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है। तीसरा है पादशाहनामा, पादशाहनामा जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये शाहजहाँ के समय की रचना है। चौथा है अकबरनामा, अकबरनामा जो है वो अबू फजल की रचना है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अबू फजल। एक है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। एक है आइन अकबरी, ये भी अबू फजल की रचना है। तो अबू फजल की दो रचनाएं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई, एक है आइन अकबरी और एक है अकबरनामा। तो पूछा जाए कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो ये भी अबू फजल ने लिखा है, और आइन अकबरी किसने लिखा है, तो वो भी अबू फजल ने ही लिखा है। फिर अगली रचना जो है वो है अमर रक्षो, ठीक है, ये किसकी है, ये भी अमर, रचना का नाम है अमर रकोशा। ये किसकी रचना है, ये अमरा शिम्मा की रचना है, तो ये एक प्रकार से नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। फिर एक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये चंद्र बरदाई की रचना है, काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। और आपके हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विपिन चंद्रा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कोई और पूछेंगे तो यहाँ पे है पद्मावत, पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रहीला, रहीला जो है इब्न बतूता की रचना है, मैं आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। फिर तारीख फिरोज शाही जो है वो किसकी है, जियाउद्दीन बरनी की रचना है, इसमें तुगलक साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आगे जाके आपको देखें तो कामसूत्रा जो है वो पातशाही की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे और जो रचनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है आप उनको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इन विच ईयर वॉज द नेटिव मैरिज एक्ट पास्ड, किस ईयर में पास किया गया था। तो यहाँ पे बताया गई है कुछ जानकारी नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में। क्या जानकारी दी गई है, 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को क्या कहते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। इसे वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। तो आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि एक जैसे आपको जोड़ी मिलाने को दे सकते हैं जिसमें 4 कार्य दिए जा सकते हैं, तो एक कार्य उसमें से ये भी हो सकता है नेटिव मैरिज एक्ट, तो इसके सामने कोई और वायसराय या लॉर्ड जनरल का नाम लिखा हो। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके समय हुआ था, तो नेटिव मैरिज एक्ट आया था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय आया था, ठीक है। अधिनियम के अनुसार यदि पक्षों में से कम एक ईसाई है तो वो विवाह क्या हो जाता था, वैध हो जाता था। और ये कहाँ की बात है, तो ये अफ्रीका की बातचीत है, ठीक है, ये अफ्रीका के संदर्भ की बातचीत है। भारत के किसी भी चर्च के एक विहित मंत्री, स्कॉटलैंड के चर्च के एक पादरी और एक विवाह रजिस्ट्रार या एक विशेष लाइसेंसधारी इस अधिनियम के तहत आकांक्षी युगल विवाह करवा सकता था, ये योग्यता थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत का वायसराय था। लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत की थी। तो अब ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि वित्तीय विकेंद्रण किसके समय शुरुआत हुई, लॉर्ड मेयो के समय शुरुआत हुई थी। और लॉर्ड मेयो के समय ही 1871 में एक जनगणना आयोजित की गई थी। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण का भी आयोजन करवाया था। तो लॉर्ड मेयो के कार्य वित्तीय विकेंद्रण, जनगणना और भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण। और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम कब आया था, तो ये आया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1872 में। ये दक्षिण अफ्रीका की बातचीत है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूचियों के नीचे कोड दिए गए हैं, उनमें सही उत्तर की पहचान करें। एक तरफ आंदोलन लिखे गए, उसके वर्ष लिखा गया है, पावना, एका, संथाल और ताना भगत आंदोलन। तो इनके सामने इनके सन लिखे गए, तो आपको सनों से मैच करना है। यदि आपने कल की सीरीज़ देखी हो तो यहाँ से आप एक का आंसर तो निकाल सकते हैं, वो कौन सा है, संथाल, क्योंकि कल भी क्वेश्चन में था और इसका जवाब हो जाएगा सी का आ जाएगा 1। यदि कल का एक भी यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होता और आपको सीधा पता चल जाता कि सी का 1 होगा, तो इसका आंसर आपका सीधा निकल जाता, जो कि होता क्या, बी। तो इसीलिए PYQ क्वेश्चन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। यदि आपको क्या होता है कि PYQ से क्या होता है कि किसी और ऑप्शन को कहीं पे इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो आप उस जानकारी के आधार पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन आंदोलनों के बारे में जो ऊपर लिखे गए हैं। तो सबसे पहला है जैसे पवना आंदोलन, ठीक है।
पवना किसान विद्रोह जो हुआ था वो 1873-76 में यूसुफ शाही परगना जैसे अब सिराजगंज के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश में है, में बंगाल के जमींदारों के विरुद्ध किसानों के द्वारा किया गया एक प्रकार का प्रतिरोध था। तो किसके विरुद्ध था? ये जमींदारों के विरुद्ध था। किसका आंदोलन था? किसानों का। ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ईशान चंद्र राय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसे आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि जैसे बुद्धिजीवियों ने भी समर्थन दिया था। कुल मिलाकर एक प्रकार का ये शांतिपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, तो पवना आंदोलन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? 1873-76 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आज के बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कौन था? ईशान चंद्र राय इसका नेतृत्व करता था। तो यहाँ से आपको यदि पता चलता है कि पवना विद्रोह जो था 1873 से 85 के बीच, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बताया गया है एका आंदोलन के बारे में। एका आंदोलन जो था वो 1921 में हुआ था और ये अवध के क्षेत्र में हुआ था। प्रारंभिक जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं के द्वारा इसमें लगाया गया था। आंदोलन का मुख्य कारण उच्च भूमि कर था। ठीक है, जो आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में दर्ज किए गए भूमि कर से 50% अधिक कर लगा रहे थे। तो ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि कर के खिलाफ आंदोलन था। अगला आंदोलन इम्पोर्टेंट है संताल विद्रोह। संताल विद्रोह जो था वो 1855-56 में हुआ था। ये झारखंड के क्षेत्र के आसपास संतालों के द्वारा किया गया था, जिसने अंग्रेजों को दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। राजमहल और भागलपुर के बीच इस क्षेत्र में विद्रोह तेजी से फैला, लेकिन निर्दयतापूर्वक अंग्रेजों के द्वारा इसे पूरे गांव को जला दिया गया। ताना भगत आंदोलन जो है वो 1914 से 19 के बीच बिहार के भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्व ताना आंदोलन के थे ताना भगत और उरावू। ठीक है, और उरावू इसके नेतृत्व करता थे। एक वर्ग आदिवासी का विद्रोह था। ताना भगत ने अंग्रेजों के द्वारा उन पर लगाए गए करों का विरोध किया और उन्होंने गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले ही सत्याग्रह मंच का मंचन भी किया। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पवना आंदोलन जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1873-85 के बीच। एका आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1922 में। संताल आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 55 से 56 में 1800 में। और ताना भगत जो हुआ था वो 1914 से 1919 के बीच हुआ था। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे इवेंट दिया है और उसका साल दिया गया है। जैसे भारतीय सेना अधिनियम के सामने लिखा है 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखा है 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लिखा है 1931 में और सांप्रदायिक पुरस्कार लिखा गया है 1933 में। तो आपको यदि जानकारी हो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था, जब गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हो गया था। तो उसके बाद गांधी जी सहमत हुए थे कि कांग्रेस का समर्थन करने के साथ वो लंदन जाएंगे सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए। तो ये 1931 की घटना है, तो ये कथन भी सही है। सांप्रदायिक पुरस्कार जो है वो गोलमेज सम्मेलन के बाद का परिणाम है, क्योंकि इस पुरस्कार के माध्यम से जो अन्य वर्ग थे मुस्लिमों को तो 1909 में अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल चुका था, लेकिन अन्य लोग जो थे उनको कम्युनल अवार्ड के माध्यम से 1932-33 में कम्युनल अवार्ड के माध्यम से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी एकदम सही है। तो आपका सही कथन क्या हो जाएगा? नौसेना अधिनियम 1927। भारतीय नौसेना अधिनियम को शुरू में 1927 में ही पारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 1957 में बदल दिया गया और अधिनियमित कर दिया गया। इसीलिए यह 1927 से 1957 दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कथन गलत हो जाएगा। यह अधिनियम भारतीय नौसेना से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए पारित किया गया था। दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इस आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ शुरू किया था। गांधी जी ने 78 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम से डांडी तक लगभग 200 मील पैदल चलकर गुजरात के तट पर बसे गांव में प्रवेश किया। यहाँ गांधी जी और उनके अनुयायियों ने नमक कानूनों का उल्लंघन भी किया। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ।
गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी के साथ ये आयोजित किया गया था। बिना किसी उपलब्धि के निराश और गांधी भारत में वापस लौट आए थे क्योंकि कोई सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं सांप्रदायिक पुरस्कार जो है वो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी। इसमें दलित वर्ग, मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, भारत आधारित ईसाइयों के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। 1932 का पृथक मतदाताओं की धारणा पर बनाया गया था और ब्रिटिश सरकार ने मॉर्ले बिल पर सुधार और मॉन्टेग्यू जेम्स कोड सुधार के माध्यम से पहले ही पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, उसी का ये विस्तार था। लेकिन आपको याद होगा कि गांधी जी ने इसके लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया था यरद्दा जेल में, और इसी में फिर गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पिक्चर साइन किया गया था, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को त्याग कर दिया गया और उन्होंने आरक्षण पद्धति को अपनाया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 9वां। फिर से आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है साइमन कमीशन की नियुक्ति, दूसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा है महात्मा गांधी का दांडी मार्च और चौथा है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। यदि महात्मा गांधी के दांडी मार्च की बात की जाए तो ये अभी हमने देखा था 12 मार्च 1930 की घटना है। यदि जलियांवाला बाग नरसंहार की बात की जाए तो ये 1990 की घटना है। और साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में भारत में आया था। तो यदि आपको 3 जानकारी हो तो क्या इससे आप फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के बावजूद सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन? देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी की दांडी मार्च और जलियांवाला बाग नरसंहार, तो 2 और 3 जो है वो आपका क्रम बनना चाहिए यदि देखा जाए तो 2 और 3 इसमें है, 2 और 3 इसमें है, 2 और 3 इसमें है और ये वाला आपका हट जाएगा। फिर आपका एक और कथन बनना चाहिए कि पहला आएगा उसके बाद तीसरा आएगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, और आपका ये भाग भी लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 2 विकल्प है, ए और बी। यदि देखा जाए तो एक यदि पहला रख दें साइमन कमीशन जो 1927 में आया था, और उसके बाद यदि दूसरा जलियांवाला नरसंहार आएगा, ऐसा नहीं है। 2 और 1 भी एक क्रम बनना चाहिए, तो 2 और 1 के कारण ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा ए। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए ताकि इसमें आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो 100% हो जाएगी। और यदि नहीं भी पता हो तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं इसे करके। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे फिरोज शाह मेहता के बारे में शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन इससे आप पहुँच सकते थे। ठीक है, अब क्रम में कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी, जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी और महात्मा गांधी का दांडी मार्च 1930 में हुआ था। फिरोज शाह मेहरवानजी मेहता एक भारतीय पारसी राजनीतिज्ञ थे और बॉम्बे में वकील थे। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में थे। 5 नवंबर 1915 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया। दूसरा हमारा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के नाम से खुली जगह पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर ब्रिटिश अधिकारियों ने गोली चला दी थी। ठीक है, वहीं साइमन कमीशन जो है वो 1927 में स्टैनली बाल्डविन के तहत ब्रिटिश रूढ़िवादी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक आयोग था। 1919 के भारत अधिनियम के द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज की रिपोर्ट पर इसको सौंपना था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसको हम देख चुके हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आईएनए के अधिकारियों का मुकदमा कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान होगा ये बहुत ही बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसका सही जवाब होगा लाल किला दिल्ली में। ठीक है, वर्ष 1945-46 में लाल किला मुकदमा भारत के स्वतंत्र संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए जापान से सहयोग की मांग उन्होंने की थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के कई सैनिक आईएनए में शामिल हो गए। हालांकि युद्ध के बाद अंग्रेजों ने आईएनए के कई सैनिक और अधिकारियों को पकड़ लिया और उन पर राजद्रोह, हत्या और अन्य आरोप लगाए गए, मुकदमे चलाए गए। सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया गया और ये निर्णय लिया गया कि ये लाल किले में आयोजित की जाएगी। यह ऐतिहासिक कोर्ट मार्शल 5 नवंबर 1945 को शुरू हुआ। अब मुकदमे के क्या कारण थे? तो अंग्रेजों की इच्छा पुनः अपना अधिकार स्थापित करने की थी और सांप्रदायिक आधार पर भारतीय समाज को विभाजित करने की थी। अंग्रेजों के द्वारा की गई कार्रवाई क्या थी?
औपनिवेशिक सरकार को इन मुकदमों के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन उन्हें यह मानकर मुकदमा चलाया कि अधिकांश भारतीय आईएनए के कर्मचारियों को देशद्रोही समझेंगे। लेकिन भारतीयों के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं समझा गया। उन्होंने इन आईएनए के सैनिकों का ही समर्थन किया। अब आरोप क्या लगाए गए थे? सबसे पहले 3 शीर्ष आईएनए के सदस्य शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबख्श ढिल्लों को कटघरे में खड़ा किया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरुबख्श ढिल्लों का उल्लेख भारतीय इतिहास की किस घटना से मिलता है? तो आईएनए की घटना से मिलता है। ठीक है, उन पर संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने और भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत आरोप लगाया गया। व्यक्तिगत रूप से हत्या तथा हत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया। अब इस मुकदमे के विरुद्ध कांग्रेस की क्या कार्रवाई रही? तो कांग्रेस ने आईएनए के सैनिकों के लिए व्यापक समर्थन पर ध्यान दिया और महसूस किया कि इस घटना को भारत की स्वतंत्रता के लिए जन जागरूकता के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, बैरिस्टर तेज बहादुर सप्रू आईएनए के अधिकारियों की कानूनी बचाव टीम में शामिल हुए। उन्होंने तर्क दिया कि आईएनए के सैनिकों की कार्रवाई कानूनी थी और भारतीय राष्ट्रीय सेना अधिनियम की शर्तों के अंतर्गत थी। इस तरह वह आईपीसी और भारतीय सेना अधिनियम से मुक्त थी। यदि बात की जाए आईएनए के बारे में, तो जैसा कि हम देख चुके, आईएनए का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी के रूप में किया गया था। इसमें मुख्य रूप से भारतीय युद्धबंदी शामिल थे, जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में जापानियों ने पकड़ लिया था, जो भारत एवं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए धुरी राष्ट्र के साथ जुड़े थे। धुरी राष्ट्र कौन कौन से होते हैं? तो जापान, जर्मनी और भारत तो नहीं था, लेकिन जापान, जर्मनी जो थे वो धुरी राष्ट्र थे। सैन्य साधनों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना इसका मुख्य उद्देश्य था। युद्ध के दौरान बर्मा और भारत के पूर्वोत्तर में अभियानों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं अगला, इसमें गुजरात के किले का एक ऑप्शन था, तो उसको भी देख लेते हैं। गुजरात के किले का निर्माण सूरज सेन के द्वारा 525 ईस्वी में कराया गया था। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। स्थानीय किले स्मारक जैसे गहरी महल, तेली मंदिर, सास बहू मंदिर और बादल महल इसमें शामिल है। ठीक है, अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उन्होंने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उस विद्वान संस्था के अध्यक्ष पद की पेशकश को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक महान विद्वान, एक उत्साही प्राच्यविद थे, जो संस्कृत फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो हमने देखा था कि वॉरेन जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स के समय हुई थी। ठीक है, तो विलियम जोन्स जो थे उन्होंने की थी, और ये समय जो है वो कौन सा है? जिस समय वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा लिखा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक महान विद्वान और एक उत्साही प्राच्यविद थे, जो संस्कृत फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, लेकिन दूसरा कथन जो है वो पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक विद्वान समाज की स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स, एक ब्रिटिश वकील और ओरिएंटलिस्ट के द्वारा की गई थी, ताकि प्राच्यवाद अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा सके। एशियाटिक सोसाइटी, प्राच्यवाद क्या होता है ये हमने कल देख चुके हैं। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का समर्थन प्राप्त था, हालांकि उन्होंने इसकी अध्यक्षता से इनकार कर दिया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक महान विद्वान और उत्साही प्राच्यविद थे। वॉरेन हेस्टिंग ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने में रुचि ली और उनके प्रयासों के कारण 1785 में उसका पहला अनुवाद भी सामने आया। इसका परिचय चार्ल्स विलिंग्स के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, बनारस में प्रकाशित हुआ था। पत्रिका का पहला अंक द जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मार्च 1832 में प्रकाशित हुआ था। इस उद्देश्य के साथ दुनिया के एक हिस्से में यानी एशिया में अपने उद्योग के लिए खुले पर्याप्त क्षेत्र में पुरातनवादी, भाषाविद, यात्री, प्रकृतिवादी जैसे प्राच्य मामलों को प्रचार करने के लिए जहाँ तक साधनों की अनुमति होगी, घर पर विभिन्न विज्ञानों की प्रगति के लिए विशेष रूप से जैसे कि एशिया के साथ किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
इसीलिए कथन कारण सही की व्याख्या नहीं करता है। आगे यहाँ पे बताया गया कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो फोर्ट विलियम के सर्वोच्च परिषद के प्रमुख पहले गवर्नर थे। इस तरह 1772 से 85 तक बंगाल के वास्तविक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के साथ इनका श्रेय दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम एरा। द नेशनल कैलेंडर इज अडॉप्टेड फ्रॉम जनवरी 26, 1950। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत 1950 पर आधारित है और राष्ट्रीय कैलेंडर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक युग पर आधारित है, जैसे चैत्र का पहला महीना और सामान्य वर्ष जो है वो 365 दिन का होता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। तो यहाँ से आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न तो कोई एक न तो कोई बी। ठीक है, विक्रम युग को अपने जैन पुस्तक कौन सी कालकाचार्य कथा में शक पर राजा विक्रमादित्य की जीत के बाद स्थापित किया गया है। तो विक्रम युग को किससे संबंधित है? विक्रमादित्य से, जिन्होंने शकों पर विजय के बाद इसको अपनाया था, जिसकी जानकारी कहाँ मिलती है? जैन पुस्तक कालकाचार्य कथा में मिलती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। शक युग की शुरुआत कनिष्क प्रथम ने 78 ईस्वी में की थी। तो पूछा जाए कि शक युग किससे संबंधित है? तो कनिष्क से, राजा कनिष्क से संबंधित है। 78 ईस्वी में इसने प्रारंभ किया था। और हजरी वर्ष जो है वो 622 ईस्वी से संबंधित है। ठीक है, तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन न तो डी न तो ए। अगला विकल्प है सही सुमेलित नहीं है। डैम, अभी हमने शेर से सूरी के समय इसको जस्ट देखा था कि ये तांबे का सिक्का है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर पर लिखा है देसाई, राजस्व संग्रहकर्ता। दीवान, किसी प्रांत का राजस्व प्रमुख। जरीब, एक प्रकार का कर। तो यदि आपने हिस्ट्री की थोड़ी सी भी जानकारी ली हो तो आपको पता होगा कि जो जरीब है वो क्या होता है? वो एक प्रकार की भूमि से संबंधित चीज़ होती है, भूमि माप से संबंधित चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सही जवाब भूमि माप। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जो दाम है, एक छोटा भारतीय तांबे का सिक्का था। इस सिक्के को सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देसाई जो थे वो उत्तरी कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में सामंतीय प्रभुओं, राजस्व संग्रहकों और अन्य लोगों को दी गई उपाधि थी, जिन्हें एक गाँव या समूह के रूप में दिया जाता था। दीवान जो थे वो एक केंद्रीय वित्त विभाग था, प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय व क्षेत्रीय शासी इकाई था। जरीब जो था वो भूमि मापने का एक परंपरागत इकाई थी। यह भूमि अधिकार नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार का क्षेत्र इकाई थी। ठीक है, अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दो सूची दी गई है, सूची 1, सूची 2। आपको इसको मिलान करना है। मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि, आशिक, सोमनाथ, पद्मावती कथा, अमीर खुसरो, राग विभूत। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो चंदायन है वो किसकी रचना है? वो मुल्ला दाऊद कवि द्वारा हिंदी में लिखी गई भारत की सबसे प्राचीन सूफी प्रेम गाथाओं में से एक है। दाऊद ने 1351 और 1388 के बीच फिरोज शाह तुगलक के समय से लिखा था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक स्टेटमेंट आता है कभी कि मुल्ला दाऊद अकबर के समकालीन था, ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसके समय था ये था फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था, क्योंकि इसकी रचना जो है वो 1351 से 1388 के आसपास की है और अकबर का समय जो है वो कब का है? वो 1560 के बाद का है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है? उसकी रचना है चंदायन। तो एक का एक आ जाएगा, तो आपके यहाँ पे एक स्टेटमेंट गया। फिर आगे है एक रचना आशिका। आशिका अमीर खुसरो के द्वारा कविता है। यह खिज्र खान अलाउद्दीन खिलजी के बेटे और देवल रानी गुजरात की राजकुमारी की एक दुखद प्रेम कहानी है। तो आशिक किसकी रचना है? आशिक है अमीर खुसरो की रचना। तो डी का आपका आ जाएगा 2, ए का आ जाएगा 1। तो डी का 2 एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, फिर आगे एक और जैसे पद्मावती कथा जो है वो दामोदर कवि की रचना है। ये 1459 में लिखी गई थी। और राग विरोध जो है वो जहांगीर के समय तेलुगु ब्राह्मण राजमुंदरी के निवासी पंडित सोमनाथ के द्वारा लिखी गई एक रचना है। ठीक है,
तो राग विभूत का संबंध किससे है? जहांगीर के समकालीन पंडित सोमनाथ के द्वारा लिखी गई प्रश्न है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो एक प्रकार का फिक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा भाट के राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रूलिंग डायनेस्टी और उसकी कैपिटल कौन सी है? जैसे पल्लव उसके सामने लिखा है वारंगल, पांड्य कांची, यादव मदुरा और काकतीय का देवगिरी। तो आपको सुमिलित करना है। ठीक है, तो आपने यदि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यदि देखा हो कि उन्होंने जब साउथ पे आक्रमण किया था तब उसने किस क्रम में आक्रमण किया था, तो सबसे पहले वो यहाँ पे आया था। यहाँ पे कौन थे? देवगिरी। और देवगिरी में किसका शासन था? यादव का शासन था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यादव का देवगिरी। यदि आपको ये पता हो सी का 4, तो कितने एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ से? सी के 4 में एक ही बच रहा है, एक ही बच रहा है और 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके। ठीक है, तो इसी प्रकार आपकी कोई सी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ तक काकतीय वंश का शासन, तो काकतीय कहाँ पे? वारंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे वारंगल काकतीय में आपका आ जाएगा डी का 1 आना चाहिए। तो डी का 1 कहाँ पे है? तो डी का 1 यहाँ पे है। तो ऑप्शन ये भी गया और आपका सही आंसर हो गया। आपको 2 इन्फॉर्मेशन पता थी और आपका आंसर निकल गया। ठीक है, बाकी आपको पता हो नहीं पता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका मैप है जो उसने आक्रमण किया था तब। तो देवगिरी के यादव हैं, काकतीय में वारंगल हैं। ठीक है, द्वार समुद्र होयसल और पांड्य मदुरई ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित करें, सही उत्तर तक पहुँचे। रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और अयलिया मस्जिद जौनपुर। इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यदि हम देखा जाए तो हुमायूं और जो शेरशाह सूरी थे वो लगभग आपस में आसपास ही इनका समकालीन थे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा अटाला मस्जिद जौनपुर के अन्य मस्जिद अनुकीकरण मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका अटाला मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1408 में। किसने किया गया था? तो ये किया गया था इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अटाला मस्जिद 1408 इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया था। दूसरी बात की जाए शेरशाह सूरी का मकबरा, तो ये बनवाया गया था 1540 से 45 के बीच निर्मित किया गया था। ये इंडो इस्लाम वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। इसके वास्तुकार कौन थे? मोहम्मद अलीवाल खान। तो इसके वास्तुकार का नाम है मोहम्मद अलीवाल खान। ध्यान रहे, शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा खुद बनवाया था, लेकिन उसका वास्तुकार कौन था? मोहम्मद अलीवाल खान था। तो जिससे हमको 2 इन्फॉर्मेशन पता चली, तो हमारे आंसर में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं देखते हैं हमारे। तो जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में वो 1540 से 45 के बीच बना था, जबकि जो आपका अटाला मस्जिद अभी हमने देखा जौनपुर में, वो कब बना था? वो बना था 1408 में। तो ये आपका है 1408 में। तो आपका आना चाहिए 4 के बाद आना चाहिए 2। तो यहाँ पे 4 के बाद 2 नहीं है, ये गलत। 4 के बाद 2 है, ये होल्ड करते हैं इसको। ये 2 के बाद 4 है तो ये भी गलत। और यहाँ पे 4 के बाद 2 है तो ये भी एक होल्ड करने वाली बात है। आगे चलते हैं। 1570 में निर्मित हुमायूं का मकबरा एक विशेष सांस्कृतिक महत्व का मकबरा है। ये दिल्ली में स्थित है और ये भारत का सबसे पहला बगीचा मकबरा भी है। तो आपसे स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहादेश में सबसे पहले बगीचा मकबरा है? तो कौन सा है? जो हुमायूं का मकबरा है वो। ठीक है, इस मकबरे को हुमायूं की पहली पत्नी महारानी बेगम ने बनवाया था। आगे एक और है 1678 में निर्मित राबिया दुरानी का मकबरा। ये कब बना था? 1678 में। शहर का सबसे प्रसिद्ध इमारत है। यह मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया दुरानी की स्मृति में बनवाया गया है। इसको राजकुमार आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 1678 में। तो हुमायूं का मकबरा बना 1570 में और राबिया दुरानी का मकबरा बना 1678 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे?
सही जवाब हो जाएगा 4, 2, एक तो ये हो गया था हमारा, और फिर आएगा आपका हुमायूं का मकबरा और फिर राबिया दुर्रानी का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे दिल्ली सल्तनत का जो समय था और दिल्ली सल्तनत के काल में आपने देखा था इक्ता व्यवस्था, इक्ता प्रणाली देखी थी, उसी प्रकार जो मुग़ल काल है, मुग़ल काल में इम्पोर्टेंट है मनसबदारी प्रणाली। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं कि मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू की गई राज्य की आधिकारिक कुलीनता थी और मनसबदारी पंचानुगत थी। दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मनसब क्या है। अरबी शब्द मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद या पद होता है। मनसबदार रईस थे जो मुग़ल सेवा में शामिल हुआ करते थे। हालांकि जो मनसब शब्द है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों को दर्शाता है। एक है आधिकारिक पदानुक्रम, ठीक है, जिसमें धारक की स्थिति के बारे में पता चलता है। दूसरा है धारक के द्वारा जो वेतन निर्धारित होता है कि उसका वेतन कितना था, और इसके अतिरिक्त धारक पर घोड़ों और उपकरणों के साथ निर्दिष्ट दल बनाए रखने का क्या दायित्व है। 3 चीज़ों के बारे में जानकारी पता चलती है। अकबर ने योग्यता या राज्य की सेवा के आधार पर सैन्य और नागरिक अधिकारियों को मनसब प्रदान किया। अधिकारी ग्रेड तय करने और अपने सैनिकों को वर्गीकृत करने के लिए वह मोटे तौर पर चंगेज खान के सिद्धांतों से प्रेरित थे और दशमलव प्रणाली पर अपनी सेना का निर्धारण भी इसने किया। ठीक है, किस प्रणाली पर किया? दशमलव प्रणाली पर किया। अबुल फजल के लेखन के अनुसार अकबर ने मनसबदारों के 66 ग्रेड स्थापित किए थे, जिनमें 10 घुड़सवार के कमांडर से लेकर 10,000 घुड़सवारों के कमांडर तक शामिल थे। लेकिन उनमें से केवल 33 का ही उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हमें अकबरनामा में मिलता है। अकबरनामा किसकी रचना है? अबू फजल की रचना है, जो हम देख चुके हैं। अकबर के शासनकाल में अधिकतम ग्रेड जो था वो 5,000 से लेकर 50,000 तक था। 7,000 के ग्रेड केवल राजकुमार और शाही रक्त के लोगों को दिए जाते थे। बाद में मिर्ज़ा अजीज़ कोका और राजा मानसिर 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको वैवाहिक संबंध के कारण ये प्रकार के मनसब प्राप्त हुए थे। केवल 500 रैंक तक वाले लोगों को ही मनसबदार कहा जाता था, 500 से कम वाले को मनसबदार नहीं कहते थे। अमीर वो थे जो 500 से 2,500 के बीच होते थे मनसबदार, और 2,500 या उससे अधिक रैंक वाले को अमीर उम्दा कहा जाता था। अब मनसबदार कौन थे? मनसबदार राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था के कर्तव्य के प्रभारी मुगल शाही अधिकारी थे। मनसबदार एक निश्चित संख्या में घोड़ों और घुड़सवारों को बनाए रखते थे। इनका पद वंशानुगत नहीं था। मनसबदार की मृत्यु और वफात होने पर समाप्त हो जाता था। सभी मनसबदार अपनी जागीरों में नहीं रहते थे, बल्कि साम्राज्य में कहीं और सेवा करते थे। समय राजस्व एकत्रित करने के लिए उन्होंने नौकरों का इस्तेमाल किया था। मनसबदार के पदानुक्रम का विवरण है नीचे। अमीर जो थे उनको 1,000 या उससे अधिक रैंक वाले मनसबदार होते थे। अमीर और कबीर या महान अमीर जो थे वो 1,000 से लेकर 5,000 तक के होते थे, और अमीरों का अमीर जो था वो 5,000 से अधिक रैंक वाले को अमीर अल उमरा अमीर कहा जाता था। मनसबदारों की भर्ती रिक्वायरमेंट कैसे होती थी? मनसबदारों को आमतौर पर मीर बख्शी के सुझाव के आधार पर नियुक्त किया जाता था। हालांकि सम्राट के पास बिना किसी सिफारिश के मनसब देने या किसी को मनसबदार नियुक्त करने का एकमात्र अधिकार था। मुगल प्रशासन के दौरान जात और सवार पद मनसबदारी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए थे। जो जात होता था वो क्या होता था? जात जो होता था वो रईसों का व्यक्तिगत पद होता था, ठीक है, तथा उनके वेतन और स्थिति के बारे में इसकी जानकारी बताता है। जबकि जो सवार होता था वो एक पद था जो निर्धारित करता था कि कितने घोड़ों को बनाए रखने की अनुमति यहाँ पर आपको प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित था। अब इससे संबंधित प्रश्न वापस हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। इसमें पहला मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू की गई राज्य की आधिकारिक कुलीनता थी, तो ये अकबर के द्वारा शुरू नहीं की गई थी, आपने अभी देख चुके हैं। और मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत थी, तो ये कथन भी अपने आप में गलत हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालवाई की संधि और मद्रास की संधि, तो इनके सन पूछे हैं। अब ये तो चारों संधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास में, तो इनका कार्यक्रम आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इलाहाबाद की संधि यदि पता हो कि 1765 के आसपास हुई होगी, क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था प्लासी बक्सर वाला, उसके बाद इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। तो यदि आपको एक पता हो, एक का यदि 4 पता हो, तो आपके क्या ऑप्शन हटते हैं?
ए का 4 पता हो तो आपको बी हट जाएगा और डी हट जाएगा, 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे। इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के परिणामस्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पे एक मजबूत राजनीतिक पकड़ भी प्राप्त हो गई थी। दूसरी संधि हुई थी मैंगलोर की संधि, जो हुई थी 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर पर हस्ताक्षरित की गई थी। इसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कर दिया था। तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी हुई थी? मैंगलोर की संधि। वहीं यदि प्राप्त की जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो उसमें हुई थी मद्रास की संधि, जो हुई थी 1769 में। ठीक है, और जो आपका सालवाई की संधि थी वो कब हुई थी? तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी सालवाई की संधि 1782 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्रम बनता है देखने को मिलता है? यहाँ पे क्रम देखने को मिलता है इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि हुई थी, कब हुई थी मंगलोर की संधि? 1784 में। ठीक है, तो आ जाएगा 1781। फिर मद्रास की संधि हमने देखा था कि 1769 में हुई थी, और सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कालक्रम में फिर से व्यवस्थित करना है। पूना समझौता, अभी हमने देखा था पूना समझौता यरबदा जेल में गांधी और किसके बीच हुआ था? अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। तो ये कथन करीब है 1933 की बातचीत है, 34-33 की बातचीत है। गांधी इरविन समझौता ये पहले हुआ था। तो यदि आपको ये पता हो कि 2 पहले हुआ था 1 से, तो कौन कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे? 2-1, 2-1, 2-1 और आपका 1 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन ये तो काफ़ी बाद में आया था, तो तीसरा और बाद में आ जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो इनसे दोनों से पहले हुआ था। तो यहाँ पे पहला 4, तो 4, 2, 1, 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम के व्यक्तियों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया, जो गुजरात के तटीय गांव दांडी तक गए थे। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 को हुआ था, और दिल्ली में हुआ था ये। पूना संधि जो थी 1932 में अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुई थी, और सांप्रदायिक पुरस्कार या दलित वर्ग के निर्वाचक मंडल की चीज़ों को लेकर यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में सेकेंड युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के खिलाफ सहयोग प्राप्त करने के लिए चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। 1905 में नागरिक प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट लिखा है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखा गया है कि एक नया प्रांत गठित किया गया जिसे पूर्वी बंगाल और असम कहा गया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 2। ठीक है, तो ये बंगाल पृष्ठभूमि के संदर्भ में क्वेश्चन बनाए गए हैं। बंगाल का जो विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1899 से 1905 तक भारत के वॉइसरॉय थे। 16 अक्टूबर 1905 को उनकी वॉइसरॉय के पद पर होने के दौरान बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ। कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद दोनों प्रांत बंगाल, आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार सहित पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित हो जाएंगे। बंगाल में हिंदू बहुमत और पूर्वी बंगाल असम में मुस्लिम बहुमत होगा, जिसकी राजधानी कलकत्ता रहेगी। कर्जन के विभाजन की घोषणा के बाद प्रांत में व्यापक राजनीतिक अशांति हो गई। बंगाल में कई व्यक्ति इस विभाजन को अपनी मातृभूमि का अपमान मानते थे। बंगाल की एकता के लिए बहुत पुकार लगाई गई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर अलग करने के कदम का विरोध किया। बंगाली मुस्लिम समुदाय के कई व्यक्तियों ने इस कदम का स्वागत किया। ठीक है, बड़े पैमाने पर राजनीतिक गतिरोध के कारण विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे आपके क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया, कथन सही है। एक नया प्रांत गठित किया जो पूर्वी बंगाल और असम कहा गया। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने तैयार किया था? तो CR फार्मूला का उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करना था। लीग की स्थिति यह थी
कि ब्रिटिश भारत के मुसलमान और हिंदू तो अलग अलग राष्ट्र थे, इसलिए मुसलमानों को अपने राष्ट्र का अधिकार था। CR फॉर्मूले का सिद्धांत कांग्रेस के लिए एक प्रस्ताव था कि लीग मुस्लिम पाकिस्तान को उन क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों से जनमत संग्रह के आधार पर पेश किया जाएगा जहां मुसलमान बहुमत में थे। मुस्लिम लीग पारंपरिक अवधि के लिए स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करने लगी थी, अर्थात मुस्लिम लीग पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का समर्थन करेगी। फिर बहुमत वाले प्रांत, विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी प्रांत, जनमत के माध्यम से तय करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग को समर्थन किया और अंतरिम सरकार बनाने का भी सहयोग दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगोपालाचारी, चित्रानंद जवाहरलाल नेहरू भी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, बिपिन चंद्रा के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जन्मे पढ़े लिखे बिपिन फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज और लाहौर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में भी पढ़ाई की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर बने। भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष UGC राष्ट्रीय व्याख्याता भी रहे। भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय का विकास, राष्ट्रीय नेतृत्व की नीतियाँ बिपिन चंद्र की प्रमुख पुस्तकें हैं। आधुनिक भारत पर एक आधिकारिक किताब में शुरुआती राष्ट्रवादी और आर्थिक नेताओं के द्वारा दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर का संदर्भ खजुराहो भी कहा जाता है, या किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन में मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी और भीमाशंकर। तो भीमाशंकर मंदिर तो आपके ज्योतिर्लिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये आएगा नहीं। कैलाश मंदिर जो है वो भी एक प्रकार से गुफा मंदिर है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन बचे, आपके पास 50-50 है। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शन की संभावना सही होने की 50-50 रहेगी। ठीक है, तो मार्के मंदिर महाराष्ट्र जिला गढ़चिरौली बेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों के नागर समूह से संबंधित है, क्योंकि उत्तर भारत शैली को नागर कहते हैं, दक्षिण भारत मंदिर को द्रविड़ शैली कहते हैं, और जो दोनों के बीच में उसको वेसर शैली कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश मंदिरों की सरल योजना होती है, इसमें अर्धमंडप, मंडप, अंतराल, गर्भगृह पूरे गठन के अंश का निर्माण करते हैं। तो यह मंदिर का चित्र है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2019 में जो PYQ थे हिस्ट्री के, उन सारे क्वेश्चनों को देखा और उन क्वेश्चनों को डिटेल में देखा, ताकि उनसे संभावित यदि जो भी प्रश्न हो तो उनको करने की स्थिति में हम रहें। इसी प्रकार ये सीरीज़ है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है इस तरह से देखना, और आप दूसरे सब्जेक्ट जैसे आप इन्वायरमेंट पे, आप जियोग्राफी पे और आप इकोनॉमी पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे यदि सीरीज चाहते तो हम ज़रूर उसके लिए प्रयास करेंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमें उसमें क्या सुधार करना है। ठीक है, आपकी रिव्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।